नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं बेंगलुरु की खबर से। जहां रविवार को तेज बारिश के बाद कई हिस्सों में, कई इलाकों में जलजमाव की स्थिति पैदा हो गई है। ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो चरमरा चुकी है, लोगों को ट्रैक्टर से निकालना पड़ा। कौन कौन से इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित है, निहाल किदवई अपनी इस रिपोर्ट में बता रहे हैं। जिस बस में बैठकर वो काम पर जाते, आज उसी बस को वो खुद खींचते नजर आए। बेंगलुरु में महज कुछ घंटे की ही तेज बारिश हुई, लेकिन सुबह जब लोगों की नींद खुली तो समझ में आ गया कि सोमवार का दिन मुश्किलों से भरा होगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। कहीं बस खींची गई तो कहीं कार। शहर जैसे थम सा गया हो। अपने ही अपार्टमेंट्स में लोग फंस गए, जैसे पिंजरे में पंछी। नाव लानी पड़ी। जो बाहर रह गए वो अपनों के लौटने का इंतजार करते दिखे। बेचैनी हर जगह पसरी थी। आखिरकार बोट आई परिवार के साथ। बार बार ऐसा होता है, हर चीज की एक सीमा होती है। बहुत हो गया, अब सरकार को कुछ करना ही पड़ेगा। शारजाहपुर रोड पर बोट दिखी तो एचएएल के इलाके में भी पानी का जमाव दिखा। तेजस विमान जहां बनता है वहां देखिए किस तरह पानी भर गया। सड़कों पर लंबा ट्रैफिक जाम। एचएएल, बेलंदूर, व्हाइटफील्ड, इंदिरा नगर सभी जगहों पर पानी भरा नजर आया। इसकी 3 वजह बताई जा रही है। 1, बारिश का पानी निकालने वाले नालों पर कब्जे। 2, वक्त रहते नालों की सफाई का न होना। और 3, झीलों के रास्तों पर अतिक्रमण। 1 हफ्ते के अंदर दूसरी बार ऐसे हालात से शहर गुजर रहा है। In the last 3 years, we have been, पिछले 3 सालों से बेंगलुरु में भारी बारिश हो रही है, लेकिन इसके लिए सरकार ने कोई काम नहीं किया। स्पेशल टास्क फोर्स तक तैयार नहीं की गई ताकि बारिश के हालातों को संभाला जा सके। tackled much better. Infrastructure woes are tackled much better. नाराज लोगों ने नारेबाजी भी की और सरकार मुआवजा देने का वादा करके लोगों का गुस्सा कम कर रही है। हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और उनकी समस्याओं को जानेंगे। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई मुआवजे की बात कर रहे हैं। जरूरत मजबूत इच्छा शक्ति दिखाकर अतिक्रमण हटाने की है। विधानसभा चुनावों को 1 साल से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में शायद मुख्यमंत्री अतिक्रमण हटाने का जोखिम उठाना नहीं चाहते। यानी आने वाले दिनों में भी एक बार फिर जब बारिश होगी तो हालात यहाँ बदलने वाले नहीं हैं। बेंगलुरु से निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की सड़क हादसे में दुखद मौत के बाद एक बार फिर से सड़क सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। तमाम एजेंसियां जांच में जुट गई है, लेकिन इसके निष्कर्ष पर पहुंचने में थोड़ा वक्त लगेगा। पर शुरुआती तौर पर किस तरह से खामियां नजर आ रही हैं, सुनील सिंह की इस ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए। मर्सिडीज कार का आगे का हिस्सा जिस तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है, उससे ये अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है कि हादसे के वक्त कार की रफ्तार कितनी तेज रही होगी। रविवार के दोपहर टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की कार सूर्या नदी पर बने इसी पुल से टकराई थी। साइरस मिस्त्री और जहांगीर पंडोल की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि कार चला रही अनीता पंडोल और उनके पति डेरियस पंडोल गंभीर रूप से जख्मी हैं। दोनों का एचएन रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस के मुताबिक सड़क हादसे की जांच विभिन्न एजेंसियां कर रही हैं, जिनमें आरटीओ, एनजीओ, फॉरेंसिक और मर्सिडीज कंपनी के एक्सपर्ट भी हैं। सबकी रिपोर्ट आने के बाद ही सही वजह पता चलेगी। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम्स मुंबई और थाना से आके उन्होंने सब एविडेंस इकट्ठा किया है। रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिसर्स वो भी आए हैं और अभी इसका जो डेटा रहता है अंदर का, वो टीम भी आज शाम में आ जाएगी। वो मर्सिडीज बेंज कंपनी की तरफ से हम उसके पैरामीटर्स चेक करेंगे। लेकिन हादसे के चश्मदीदों, इलाके के लोगों और सड़क यातायात से जुड़े लोगों की माने तो सूर्या नदी के पुल पर सड़क की बनावट ही हादसे के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि अहमदाबाद की तरफ से मुंबई आती सड़क जो 3 लेन की है वो अचानक से 2 लेन में बदल जाती है।
सड़क की चौड़ाई नापने पहुंची ऑल इंडिया वाहन चालक मालक संघ की एक टीम के मुताबिक पुल पर जहां कार टकराई वहां सड़क की चौड़ाई सिर्फ 7 मीटर है, जबकि उससे 50 से 60 मीटर पहले ही 10 मीटर है। ऐसे में हादसे होंगे ही। खास बात है कि मौके पर चेतावनी का कोई साइन बोर्ड भी नहीं लगा है। यहाँ पे तो 11 मीटर है, लेकिन 11 मीटर से आते आते यहाँ 10 हो जाता है। 10 से आगे आगे आप जाओगे तो 7 मीटर हो जाता है। अच्छा। और 7 मीटर सडनली होता है, तो इसके लिए ड्राइवर घबरा जाता है और दोनों गाड़ी के बीच में छोटी गाड़ी सैंडविच हो जाती है और एक्सीडेंट होता है। साइन बोर्ड होना चाहिए कि आगे 2 लेन है और 2 लेन का पुल सेपरेट और बना है, लेकिन ऐसी कोई सूचना वहाँ पे नहीं लगी है। ब्लिंकर भी बंद था। जब ये इस तरह का इलाका है जो कि जिसे कहा जाता है कि दुर्घटना हो सकती है, बिल्कुल उस तरह की यहाँ की बनावट है, लेकिन इसके लिए किसी तरह का कोई चेतावनी या साइन बोर्ड नहीं लगाया गया है कि देखिए ये गाड़ी आ रही है, ये तीसरे लेन में है। अभी चूंकि हम यहाँ पर खड़े हैं इसलिए ये अभी से ये दूसरे लेन में चलेगी, लेकिन अगर 3 गाड़ियाँ एक साथ आती हैं और एक साथ आकर इसी रफ्तार से अगर एक साथ इस जगह पर आ जाती हैं 3 गाड़ियाँ, तो यहाँ से फिर अचानक से 2 लेन में उन्हें अपने आप को स्थापित कर लेना बहुत ही मुश्किल होता है। हादसे के चश्मदीद यशवंत और एम्बुलेंस चालक इदरीस ने भी बताया कि यहाँ पर हादसे होते रहते हैं। हालांकि पुलिस ने पिछले 2 साल में सूर्या नदी के पुल पर किसी हादसे की रिपोर्ट से इनकार किया, लेकिन आसपास के लोगों का कहना है कि कुछ साल पहले एक गाड़ी इसी तरह पुल के नीचे गिर गई थी। एक्चुअली में हमारा जो ये ब्रिज है, ओवर ब्रिज, ये ओवर ब्रिज भी एक्सीडेंट जोन है। एक्सीडेंट वहाँ हमेशा होते हैं सर। हाँ, ये चारोटी ओवर ब्रिज है, वो भी जगह पे आके यू टर्न है, और वहाँ तो ऐसे हादसे हुए सर कि ब्रिज के ऊपर से इंसान नीचे गिरे हुए। और अभी 6 महीने पहले तो एक ट्रक नीचे गिरी थी, ऊपर से ब्रिज के ऊपर से ट्रक नीचे गिरी थी। कितने लोग बैठे थे? आदमी थे। हाँ। तो 2 आदमी पीछे के बेहोश पड़े थे, उसको जान नहीं था लगता। अच्छा। और आगे के उसको होश था। अच्छा। आगे वाले सीट बेल्ट लगाया था, आगे वाले ने, पीछे वाले ने नहीं लगाया। हाँ। तो आगे जब वो टकराई तो आपने देखा होगा सफेद सा खुल गया होगा, एकदम जो थैली जैसा बैग जैसा आ जाता है, एयर बैग जिसको कहते हैं, वो आगे खुला हुआ था। नहीं, बाद में खुला हुआ था। अच्छा। पीछे का नहीं खुला। पीछे का नहीं। सड़क का अचानक से संकरा हो जाना तब मुसीबत बन जाता है जब गाड़ी तेज गति से आ रही हो। साइरस मिस्त्री जिस मर्सिडीज कार में बैठे थे उसे देखकर उसकी स्पीड का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। इस कार का आगे का पूरा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो चुका है, चकनाचूर हो चुका है। हालांकि जो बोनट है वो सही सलामत है, लेकिन इंजन और उसका आधा भाग देखेंगे तो लगभग उसके एक तरह से कार के परखच्चे नीचे से उड़ गए हैं। आगे जो बैठी थी वो अनहिता पंडोल थी, जो कि कार चला रही थी राइट साइड में, और उनके बगल में यहाँ पर उनके पति बैठे थे डेरियस। ये दोनों अभी जख्मी हैं और इनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये इसलिए बच गए क्योंकि ये देखिए, ये जो एयर बैग्स हैं, ये एयर बैग बाकायदा खुल गई हैं, जिसकी वजह से जब इतने जोर से झटका भी लगा तो इन्हें चोट कम आई है। हालांकि खून के धब्बे, खून के निशान आपको यहाँ पर फिलहाल दिखाई पड़ रहे होंगे। जबकि साइरस मिस्त्री और जहांगीर पंडोल की मौत हो गई। वो जो है जहांगीर बताया जाता है कि यहाँ बैठे हुए थे और साइरस मिस्त्री उस तरफ बैठे हुए थे। ये पता चला है कि दोनों ने सीट बेल्ट नहीं लगाया था। यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि इनकी जो एयर बैग थी वो नहीं खुल पाई। साइरस मिस्त्री रविवार को अपने पारिवारिक मित्रों के साथ गुजरात के उदवाड़ा में ईरान शाह अतास बहराम यानी कि पारसी टेम्पल से लौट रहे थे, तब यह दुखद हादसा हुआ। पारसी मंदिर के धर्मगुरु दस्तूर जी खुर्शेद ने बताया कि साइरस मिस्त्री और उनके पिता इस मंदिर के साइलेंट डोनर थे। 6 महीने पहले ही साइरस मिस्त्री की कंपनी ने इसका जीर्णोद्धार कर ऐतिहासिक लुक दिया है। साइरस और उनके भाई शाहपुर रेगुलर विजिट करके सब काम उनकी निगरानी में देखते थे, और करीबन 2:30-3 बजे मेरे को फ़ोन आया कि ऐसा हादसा हुआ है। तो हम सोचे कि वो शायद एक्सीडेंट है, जिंदा है, तो उसको वापी लेके आ रहे हैं। तो हम लोग इमीडिएटली यहाँ से वापी के लिए रवाना हुए। फिर रास्ते में मालूम हुआ कि साइरस की मौत हो गई है। इस बीच साइरस मिस्त्री और जहांगीर पंडोल के शव का मुंबई के जेजे अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया, लेकिन मौत की वजह अभी जाहिर नहीं की गई है। हादसे में घायल अनहिता पंडोल और उनके पति डेरियस पंडोल का मुंबई के एचएन रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में इलाज चल रहा है। गुजरात के उदवाड़ा और महाराष्ट्र के पालघर जिले से कैमरामैन प्रवीण रोहित साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।
और दिल्ली के नामी एम्स का खाना खाने लायक नहीं है। मेस से लिए गए 4 सैंपल फेल हुए हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने जब आरोप लगाया था, उसके बाद एनडीटीवी ने अपनी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी, जिसके बाद दिल्ली के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने यहाँ के सैंपल लिए थे जो फेल हो गए। परिमल कुमार की रिपोर्ट देखिए। ना खाना परोसने का लाइसेंस है और न ही खाने में कोई गुणवत्ता है। ये दिल्ली के एम्स की मेस का हाल है। बद इंतजामी का हाल एनडीटीवी ने दिखाया तो दिल्ली फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने खाने के सैंपल्स लिए, ज्यादातर फेल हुए। विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 7 में से 4 सैंपल फेल हैं और 1 का परिणाम आना है। पनीर, चटनी और चिकन करी के सैंपल फेल हो गए। 8 मेस का निरीक्षण किया गया, 6 के पास लाइसेंस तक नहीं। अब फूड बिजनेस ऑपरेटर को नोटिस जारी किया जा रहा है। खाने से कोई नुकसान की बात सामने में न आए और सैंपल फेल हो जाए तो 1 लाख रुपए का जुर्माना और 6 महीने की सजा का प्रावधान है। वहीं बिना लाइसेंस मेस चलाने पर 5 लाख रुपए का जुर्माना और 6 महीने की सजा का भी प्रावधान है। खराब खाने की समस्या और शिकायत नई नहीं। कीड़े, गंदगी और क्वालिटी टैक्स से समझौता। साल भर से एम्स के रेजिडेंट्स इसकी शिकायत कर रहे हैं। इससे पहले फसाई भी खाने की गुणवत्ता पर सवाल उठा चुका है, पर कोई सुनवाई नहीं। यहाँ की रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन, स्टूडेंट एसोसिएशन, SYS एसोसिएशन एंड फसाई के भी लोग इस इंस्पेक्शन के पार्ट बने, सिक्योरिटी ऑफिसर्स पार्ट बने एंड मिनट्स ऑफ मीटिंग के साथ रिटर्न में ये हुआ कि ये खाना जो खाने के लायक नहीं है, किसी के भी खाने लायक ये खाना नहीं है, इसको तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए। ये सब करके हमने मेस को तुरंत बंद करना चाहा। 1 घंटे बाद पता लगता है कि मेस को वापस खोल दिया गया। ये हाल एम्स है। कोई संस्थान एक दिन में खड़ा नहीं होता, पर इस तरह के समझौते से उस पर सवाल जरूर खड़े होते हैं। लिहाजा बीमार खाने को लेकर प्रशासन को जवाब भी तलाशने चाहिए और जिम्मेदारी भी तय करनी चाहिए। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में इस साल मानसून ने बहुत निराश किया है। इन तीनों ही राज्यों में खरीफ फसलों की बुआई काफी प्रभावित हुई है। हिमांशु शेखर की ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश और बिहार से इस साल मानसून रूठा रहा। राज्य के अधिकतर जिलों में किसान पानी की कमी की वजह से खरीफ की फसलों और खास तौर पर धान की बुआई नहीं कर पाए हैं। मौसम विभाग के डायरेक्टर आरके जेनामनी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 1 जून 2022 से 5 सितंबर 2022 के बीच औसत से 44 से 45% तक कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। कृषि के लिहाज से महत्वपूर्ण बिहार में भी 5 सितंबर तक औसत से 36% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि झारखंड में अब तक औसत से 25% कम बारिश हुई है। ये सभी कृषि के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण राज्य हैं। और अगर आप कह रहे हैं कि बहुत अधिकतर जिले उत्तर प्रदेश में वहाँ औसत से कम बारिश हुई है, तो आपको लगता है इससे जो खरीफ क्रॉप की सोइंग है उस पर भी असर पड़ा होगा? नहीं, देखिए सोइंग तो ऑलरेडी सितंबर मंथ है ना। तो वो तो मीडिया में आ रहा है ना। जब रेन इतना कम हुआ है, जैसे बिहार में -36%, यूपी में -44 to 45%, तो नेचुरल तो अफेक्ट हुआ है। वो तो मैं बोलने से नहीं होता हूँ, जो आपका एग्रीकल्चर और मीडिया में कम रहने के कारण के मैं जब पढ़ता हूँ, मैं देखता हूँ, वो तो नेचुरल है। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड देश की खाद्यान्न सुरक्षा में बड़ी भूमिका निभाते हैं, लेकिन इन राज्यों में कमजोर मानसून की वजह से देश में खरीफ की फसलों की बुआई बहुत हद तक प्रभावित हुई है। कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 2 सितंबर 2022 तक देश में खरीफ फसलों की कुल बुआई का क्षेत्र पिछले साल के मुकाबले 13,66,000 हेक्टेयर कम हुआ है। सबसे बुरा असर धान की बुआई पर पड़ा है। पिछले साल के मुकाबले 2 सितंबर 2022 तक चावल की बुआई का क्षेत्र 22,90,000 हेक्टेयर कम हुआ है। आरजेडी नेता और राज्यसभा सांसद मनोज झा का कहना है कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार को कम बुआई की चुनौती से निपटने के लिए जल्दी पहल करनी होगी। ये आंकड़े निश्चित तौर पर परेशान करने वाले हैं, चिंता का विषय, चाहे उत्तर प्रदेश के वो इलाके हों या फिर बिहार का इलाका हो। चावल से लेकर खरीफ की अन्य फसलों पर भी संकट है। और अगर खाद्यान्न मतलब बुआई इतने का स्केल कम होता है तो इसका रिपल इफेक्ट बहुत होगा। और पता नहीं, मुझे लगता है कि जो चीजें हम आप बात कर रहे हैं, क्या सरकार की चिंताओं में वो शुमार है? इन सवालों के जवाब मैं समझता हूं मेरी सरकार को
संबंधित मंत्रालयों को फौरी तौर पर सोचना चाहिए और स्केल अप करना चाहिए अपना इनिशिएटिव। दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन के खत्म होने में अब सिर्फ करीब 3 हफ्ते का वक्त ही बचा है। जाहिर है कमजोर बारिश की वजह से विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार में खरीफ फसलों की बुआई पर जो असर पड़ा है उसकी पूरी भरपाई अब इन बचे हुए दिनों में संभव नहीं हो पाएगी। दिल्ली से कैमरा पर्सन राकेश सिंह के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगले आम चुनाव से जुड़े मिशन 2024 के लिए दिल्ली पहुंचे हैं और सबसे पहले उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की। कल और अहम मुलाकातें होने वाली हैं। राजीव रंजन की रिपोर्ट देखिए। मिशन 2024 के तहत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दिल्ली में पहली मुलाकात कांग्रेस नेता राहुल गांधी से हुई। 45 मिनट की इस वार्ता के बाद नीतीश कुमार जेडीएस के नेता एचडी कुमारस्वामी से मिलने पहुंचे। विपक्षी खेमे को लामबंद करने के लिए नीतीश की कोशिश काफी मायने रखती है। नीतीश का मानना है कि बड़ी पार्टियों के साथ आने से विपक्षी एकता की मुहिम को ताकत मिलेगी। अधिक से अधिक विपक्ष अगर एकजुट हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। ऐसा कुछ नहीं कि हम लोगों का हमारा कोई दावा है, हमारी इच्छा यही है कि सब एकजुट। नीतीश कुमार पहले भी कह चुके हैं कि अगर सारे विपक्षी दल बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो जाएं तो 2024 में बीजेपी बाहर हो जाएगी। लेकिन विपक्ष की ओर से चेहरा कौन होगा, इस सवाल पर नीतीश साफ साफ बोलने से बच रहे हैं। वो खुद को इस रेस में नहीं मानते। हमारी न कोई इच्छा है न मेरी कोई आकांक्षा, उसे मत बोलिए। नीतीश दिल्ली के 3 दिनों के दौरे पर हैं। उनकी मुलाकात सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार से भी होनी है। इससे पहले विपक्षी एकता के लिए ममता बनर्जी, के चंद्रशेखर राव और शरद पवार भी अपने अपने स्तर पर कोशिश करते रहे हैं। लेकिन नीतीश को जिस तरह से उनकी पार्टी ने आधिकारिक तौर पर यह जिम्मा दिया है, उससे इस मुहिम में तेजी आने की संभावना दिख रही है। भाजपा से अलग होकर अब भाजपा की घेराबंदी में जुटे नीतीश कुमार के लिए दिल्ली यात्रा कई मायनों में खास बन सकती है। वो यहाँ से विपक्षी एकता का श्रीगणेश तो करेंगे ही, साथ ही 2024 के लिए साझी लड़ाई की शुरुआत भी कर सकते हैं। नई दिल्ली में कैमरामैन पवन कुमार के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए मैदान तैयार करना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि अगर सब कुछ सुचारू रूप से चला तो अगले साल विधानसभा चुनाव यहां पर हो सकते हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बैठकें शुरू हो गई हैं और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर कहा जा रहा है कि वो सितंबर के अंत तक जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचेंगे। गुरेज घाटी में प्रचार करते हुए नजर आए बीजेपी के नेता। नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला शोपियां में अपनी पार्टी के लोगों से रूबरू हुए तो पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती ने भी अपने दल की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग में हिस्सा लिया। ये सब तब हो रहा है जब केंद्र प्रशासित प्रदेश का चुनाव आयोग मतदाता सूची को अंतिम रूप दे रहा है। सोमवार को जम्मू कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी हृदेश कुमार ने मतदाता सूची को लेकर सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के साथ बैठक भी की। इस बैठक में गैर स्थानीय लोगों को वोट देने के अधिकार को लेकर उठे विवाद को लेकर चर्चा हुई। दरअसल राजनीतिक दल इस बारे में साफ जवाब चाहते हैं कि नई वोटर लिस्ट में जो करीब 25 लाख वोटर जोड़ने की बात की जा रही है, क्या उसमें जम्मू कश्मीर में तैनात सुरक्षा कर्मी भी शामिल किए जाएंगे। हालांकि आयोग कह रहा है कि इन वोटर्स में बहुत सारे नाम 18 साल से ज्यादा उम्र वाले युवाओं के होंगे। साथ में जम्मू कश्मीर में लंबे समय से रह रहे प्रवासी लोगों के नाम भी इसमें होंगे। ऐसे में घाटी के नेताओं का मानना है कि जो 25 लाख नए वोटर मतदाता सूची में जुड़ेंगे, उसका सीधा फायदा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का होगा। आयोग के मुताबिक 15 सितंबर को समग्र मतदाता सूचियों के मसौदे का प्रकाशन होगा। उसके बाद 10 नवंबर तक दावे और आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा। उसके बाद 25 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। आर्टिकल 370 खत्म करने के बाद से जम्मू कश्मीर में लगातार बदलाव आ रहे हैं। इस केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार चुनाव होने जा रहे हैं। डिलिमिटेशन के बाद जम्मू कश्मीर संभाग में 6 सीटों का इजाफा हुआ है। अब जम्मू में 43 जबकि कश्मीर में 47 सीटें होंगी। पिछली बार जब विधानसभा के चुनाव जम्मू कश्मीर में हुए थे, तब भारतीय जनता पार्टी ने मिशन 44 का नारा दिया था। तब उसे जम्मू क्षेत्र में
25 सीटें मिली भी थीं। लेकिन अब इस बार डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद जिस तरह से जम्मू में सीटों का इजाफा हुआ है, उससे भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि उसकी सीटों में बढ़ोतरी जरूर होगी। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और केंद्र सरकार ने अहम फैसला लेते हुए राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक 7 सितंबर को एनडीएमसी की एक विशेष बैठक बुलाई गई है, जिसमें इस बदलाव पर मुहर लगेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 सितंबर को विजय चौक से इंडिया गेट तक सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का उद्घाटन करने वाले हैं। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू की तस्वीरें सामने आ गई हैं। और महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव जारी है। ऐसे में आपको एक दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं महाराष्ट्र के कोल्हापुर से, जहां गणपति विसर्जन को लेकर एक अनूठी तैयारी की गई। गणपति विसर्जन की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए यहां प्रशासन ने कन्वेयर बेल्ट का इस्तेमाल किया। इसकी मदद से किस तरह से विसर्जन हो रहा है, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं।